हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक होगा मोशन। उसको क्लासिफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। डेरिवेशन हम लोग दो डिफरेंट वेज से कर सकते हैं। फर्स्ट होगा अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन को डिराइव करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। एक और मेथड है जिसको आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे और वो है कैलकुलस मेथड, जिससे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। लेकिन उससे पहले आज हम लोग मोशन और उसके क्लासिफिकेशन को देख ले, जो यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड होगा हमारे सिलेबस से। मोशन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड, और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा। इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न हो तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को आप देख सकते हैं, उसके बाद थर्ड लेक्चर की ओर आएंगे। साथ ही साथ लेक्चर को देखते हुए आपको नोट्स भी बनाना है। तो मोशन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए, एक को बोले यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे को बोले नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे तो मेनली हम लोग को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी के टर्म में उसको समझे और एक्सेलरेशन के टर्म में समझे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का स्पीड हो या वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का स्पीड एंड वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स इट विल नॉट वेरी विथ टाइम। टाइम के साथ उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं दिख रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या बोलने जा रहे हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा सोचिए, अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ, हम लोग को पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। अगर ये कांस्टेंट है मीन्स ये बदल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड किस पे करेगा, टाइम पे। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, या दूसरे तरीके से बोलेंगे कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट वैसे ही बढ़ेगा, और दोनों का इंक्रीज होने का रेट इक्वल होने जा रहा है। यही कारण हम लिखें कि स्पीड और वेलोसिटी ऐसे मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट। स्पीड एंड वेलोसिटी ऐसे मोशन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और दूसरे तरीके से हम बोले कि जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। अगर बात किया जाए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस v और u क्या है, इक्वल है, और v और u इक्वल हो गया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या, जीरो। मींस ऐसा मोशन जहां पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इस यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन जहां पे एक्सेलरेशन का बात हम लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ऐसे मोशन में क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये पॉइंट में वेलोसिटी कांस्टेंट किए और उसी पॉइंट को दूसरे तरीके से बोले तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होता हुआ दिख रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज को मेजर करता है यूनिट टाइम में, कितना वेलोसिटी में चेंजिंग आया है। तो अगर बात करें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो वो एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का तो ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इस पॉइंट को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम में इंक्रीज उतना ही डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज, और यही कारण हम यहाँ पे इंक्लूड किए ये पॉइंट
कि एक ऑब्जेक्ट को उस समय यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे जब ये कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस अगर टाइम में एक पर्टिकुलर इंक्रीज देखा जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी उतना ही इंक्रीज उस पर्टिकुलर इंटरवल में दिखते ही जाएगा। और वही कारण है कि वेलोसिटी कांस्टेंट और फाइनली एक्सेलरेशन जीरो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट एक जैसा है। इस पॉइंट में हम लोग एक बात यहाँ पे फाइंड आउट करके फाइनली बोलेंगे कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मींस टाइम जितना बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही। टाइम अगर डबल हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल, टाइम अगर ट्रिपल हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ट्रिपल, टाइम अगर हाफ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हाफ हो जाएगा। तो बताइए ये अगर डबल और ये भी डबल तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर ये ट्रिपल हुआ तो ये भी ट्रिपल, तो 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस यूनिफॉर्म मोशन में है ना एक ही बात को 4 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया गया। पहला क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब हम बात करेंगे स्पीड का तो बोलेंगे डिस्टेंस, जब हम बात करेंगे वेलोसिटी का तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर ये सिचुएशन सही है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। वही हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस किए हैं कि वेलोसिटी इन सच केस इज कांस्टेंट। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट, motion with zero acceleration. Why in this case acceleration is zero? Very simple, because we know a is equals to v minus u over t, velocity का change upon time. In this type of motion velocity is constant, that means initial velocity is equals to final velocity that's why acceleration is zero. अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन में। तो हम जस्ट इसका रिवर्स बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन टाइम इंटरवल उसका इक्वल नहीं है या दोनों का दोनों अनइक्वल हो रहा है। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। अगर ये स्पीड एंड वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या ये वाला कंडीशन इसमें वैलिड होगा? ये वाला कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये वाला कंडीशन यहाँ वैलिड नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हम लोग नहीं बोलेंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है, मतलब u और v का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में a जीरो होने नहीं जा रहा। अगर u और v इक्वल नहीं है तो वैसे सिचुएशन में ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा, तो फाइनली a भी जीरो नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट वही, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अब इसी के बेसिस पे हम लोग फिर इस टाइप ऑफ मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिए। फर्स्ट को क्या बोले, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों एक ही चीज है। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन बोले नॉट जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वो वैल्यू क्या कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? अगर वो कांस्टेंट है तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर वो वेरी कर रहा है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल हियर, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं बोलेंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट हम लोग कहने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब हमेशा इक्वल वेलोसिटी में चेंजिंग दिख रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। इस बात को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ले जाएं कि कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को समझा जाए, किस तरीके से हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को समझे। तो मेरे टॉपिक यहाँ से बेस्ट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और वही मोशन को हम लोग को इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है, उसी मोशन को पूरे चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है। तो हम लोग का जो टॉपिक अभी होगा वो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। मोशन है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो क्या है, a इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ध्यान से देखा जाए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या लिखने जा रहे हैं बताइए, टाइम। अगर हम बोले कि चेंज इन वेलोसिटी अगर देखा जाए तो इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू क्या लिखेंगे, टाइम, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताया जाए कि एक्सेलरेशन यहाँ पे इस तरह के मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट, और ये चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा भी बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डेल्टा भी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। तो चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब t अगर n टाइम्स कर दे रहे हैं, t को कितना कर दे रहे हैं, n टाइम्स, तो डेल v भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स ही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो ये बताता है कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स। दो तरह से हम बोल सकते हैं, ऐसे करके माने a इज, इसको पढ़ेंगे क्या, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, और अगर ऐसे लिखे तो हम बोलेंगे a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। यहाँ पे b अगर इंक्रीज कर रहा है तो a भी इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ b अगर डिक्रीज कर रहा है तो a क्या करेगा, इंक्रीज। मतलब यहाँ पे एक इंक्रीज तो दूसरा भी उतना ही अमाउंट से इंक्रीज करेगा, जबकि b जिस अमाउंट से डिक्रीज करेगा a उसी अमाउंट से क्या करेगा, इंक्रीज। तो इसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि एक क्वांटिटी जितना बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी उतना ही अमाउंट से डिक्रीज करेगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी जिस अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है उतना ही अमाउंट से दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा, और डिक्रीज में भी वही कंडीशन एप्लीकेबल होगा। तो डेल्टा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टी। थोड़ा और इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी को हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। डेल्टा भी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय क्या लिखेंगे, टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे, टाइम। अगर फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। ये किस तरह के मोशन के लिए है, तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जब टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, है ना, इसका कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और इस एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी को समझेंगे, अर्थ के नियर अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर हम गिराते हैं, अर्थ के नज़दीक किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्री फॉल के लिए छोड़ दे तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और ये एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच, जिसको कि हम ग्रेविटी कहेंगे, वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। और उस एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, और वहाँ पे एक्सेलरेशन ए को हम लोग जी से रिप्लेस करेंगे, स्मॉल जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, और ये अर्थ के सरफेस के आसपास इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, और ये वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली माइंड में सेट करके रखना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, that means an object is dropped from a particular height near the surface of earth, the acceleration of object is provided by gravitational force between
earth and object that is by gravity, and hence it is considered as acceleration due to gravity, and its value is constant, which is 9.8 meter per second square. It means in each 1 second velocity of object changes by 9.8 meter per second. हर 1 सेकेंड के बाद ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। सपोज इस मार्कर को इस पर्टिकुलर हाइट से हम अगर छोड़ते हैं, तो जैसे ही छोड़े तो इस मार्कर का हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर जस्ट रिवर्स बोले कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर अगर फेंके, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंके, ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है कि -9.8 लेते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एक्चुअल डायरेक्शन किधर दिख रहा है, ग्रेविटी वाला, डाउनवर्ड। अगर इसको ऊपर की ओर लिखेंगे तो साइन चेंज करेंगे। डाउनवर्ड अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड क्या होगा, नेगेटिव। दैट मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलेंगे उसको। वैसे सिचुएशन में जो वेलोसिटी होगा हर 1 सेकेंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करेगा। तो ऊपर फेंका हुआ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करता है, जबकि ऊपर से नीचे आता हुआ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करता है। ध्यान रहे ये सारा दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है उस टाइम जब ऑब्जेक्ट का मोशन अर्थ के सरफेस के नजदीक हो रहा है। क्वेश्चन राइज होता है कितना नजदीक हो रहा है, अर्थ से लगभग 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हाइट तक इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ऑब्जर्व नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस मोशन को हम लोग परफेक्टली मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है। जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस जी का वैल्यू होता कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इन 1 सेकेंड वेलोसिटी is increased by, in 1 second velocity is increased by 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इतना बढ़ेगा। लेकिन जस्ट इसके रिवर्स अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मोशन का अगर हम बात करें, है ना, अपवर्ड मोशन का बात करें, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है जी, और जी का वैल्यू चूंकि डाउनवर्ड है पॉजिटिव, तो अपवर्ड क्या लेंगे, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, डाउनवर्ड क्या है, पॉजिटिव, तो अपवर्ड क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि चेंज हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि इन 1 सेकेंड, इन ईच सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन, इन इच सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन, है ना, वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ऊपर जाते वक्त उसका वेलोसिटी हर 1 सेकेंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ऊपर जाते वक्त ध्यान से 9.8 मीटर पर सेकेंड से घटेगा, और ऊपर से नीचे आते वक्त 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा। मीन्स ऊपर से नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी घटता है। घटने और बढ़ने का रेट सेम होता है, और वो 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड का होता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यही मोशन हम लोग को स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में, और यहाँ तक कि लगभग पूरे फिजिक्स में जो 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम लोग ऐसे मोशन को ही कंसिडर करेंगे।
जबकि मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लोग को इसी के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना है। इसके जस्ट बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी करेंगे हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली। मतलब ए जब कांस्टेंट है तो उसी के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन, ठीक है। हम लोग किस मेथड से डिराइव कर रहे हैं? तो अलजेब्रिक मेथड। अगर बात करें पोजीशन टाइम, तो पोजीशन किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को। पोजीशन किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो टाइम है ही। मीन्स एक ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें एस भी हो और टी भी हो, साथ में एक्सेलरेशन हर एक फार्मूला में होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन में ही है। तो यहाँ पे हम लोग को ये फार्मूला को डिराइव करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, v विल बी फाइनल वेलोसिटी। u जो होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी, u विल बी इनिशियल वेलोसिटी। पूरे फार्मूला में t किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को। a किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को। और अगर बात करें s किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। इतने सारे वेरिएबल्स हमको डिफरेंट फार्मूला में दिखने जा रहा है, और ये डिफरेंट वेरिएबल्स हम लोग हर एक फार्मूला में यूज भी करेंगे। तो ये माइंड में रखना है हम लोग को कि v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। ना हमको ये वाला फार्मूला डिराइव करना है, और ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको पोजीशन टाइम इक्वेशन कह रहे हैं। सिंपल है, यहाँ पे हम लोग बाय डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी के जगह पे हो जाएगा डेल्टा v अपॉन टाइम। a इज इक्वल्स टू डेल्टा v के जगह पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दे तो a इंटू टी इज इक्वल्स हो जाएगा v माइनस u। अब अगर देखा जाए तो v इज इक्वल्स हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये पोजीशन टाइम इक्वेशन हम लोग डिराइव किए, जो सिंपल बाय डेफिनेशन ही डिराइव हो गया, ठीक है। ये डेरिवेशन का अलजेब्रिक मेथड हो रहा। सेकेंड इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे सामने है वो है वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। इसको हम लोग डिराइव करेंगे। इसमें वेलोसिटी पोजीशन मतलब v दिख रहा है और s दिख रहा है, साथ में a होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है इसको हम लोग को डिराइव करना है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फार्मूला को हम लोग को डिराइव करना है। कैसे डिराइव करें? तो हम लोग बोलेंगे इफ a जो है कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, और वो था u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या था? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल उस समय है जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। इसका मतलब
वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो भी कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। एक और चीज़ कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम भी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का मेरे पास कितना फार्मूला, 2। एक है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और दूसरा फार्मूला क्या है, तो दूसरा फार्मूला है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, तो 1 एंड 2 लिख सकते हैं u प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन t। कोई दिक्कत, u प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन t। ध्यान से देखना है। अब मेरा यहाँ से टारगेट कहाँ है, इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में हमको v दिखा है, u दिखा और s दिखा और a भी दिखा। यहाँ भी मेरे को v दिख रहा है, u दिख रहा है, s दिख रहा है, t दिख रहा है, बट a कहीं पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा। मीन्स कहीं ना कहीं a लाना होगा। क्या इस फार्मूला में t आपको दिख रहा है, टाइम नहीं। क्या यहाँ पे हमको टाइम दिख रहा है, हाँ। क्या यहाँ पे a दिख रहा है, हाँ। क्या यहाँ पे a दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं t को a से रिप्लेस करना होगा। तो अब यहाँ पे बोलेंगे एज वी नो, बोलिए a इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं v माइनस यू बाय टी। इसलिए t इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, v माइनस यू अपॉन, तो इस t का वैल्यू को हमको इसमें पुट करना है। t के वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद क्या होगा, पुट करने के बाद क्या होगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जब हम लोग इस t का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्दर हम आपको बता दें कि हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी क्रॉस मल्टीप्लाई किए और t इज इक्वल्स टू फाइंड आउट कर लिए v माइनस यू बाई a। अब इस t को उठा के यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि हमको इस t को रिमूव करना है और a को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, बिकॉज हमको जो फार्मूला डेराइव करना है उसमें t नहीं दिख रहा है और a दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग लिखते हैं u प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन t के जगह पे v माइनस यू अपॉन क्या लिखेंगे, a। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a इंटू s अपॉन v माइनस u। ठीक है, v माइनस u, इस u प्लस v को भी हम v प्लस u लिख दे तो कोई दिक्कत। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो v प्लस यू इंटू v माइनस यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2a इंटू s। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही रिक्वायर्ड फॉर्म था इक्वेशन का जो हम लोग को डेराइव करना था। अगेन हम लोग इस फार्मूला को डेराइव करते हैं, फिर से देखते हैं कैसे डेराइव हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग डेराइव किए थे वो था पोजीशन टाइम इक्वेशन, और उस पोजीशन टाइम इक्वेशन में हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डेराइव किए थे, जबकि यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन की ओर आ रहे हैं और वह है वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। मीन्स एक ऐसा इक्वेशन में वेलोसिटी दिखे, पोजीशन दिखे, एक्सेलरेशन कॉमन है हर एक फार्मूला में। यहाँ पे खास बात है कि टाइम इस फार्मूला में नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जब a कांस्टेंट होता है, मींस एक्सेलरेशन चेंज नहीं करता है, तो वैसे सिचुएशन में ही सिर्फ एवरेज वेलोसिटी जो होता है u प्लस v अपॉन 2 होता है। मींस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन, एवरेज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का। एक और फार्मूला जो हर एक तरह के मोशन के लिए एप्लीकेबल है वो है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कर सकते हैं, तो इस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इक्वलाइज कर दिए, v प्लस यू बाई 2 s अपॉन टी। अब यहाँ के बाद जस्ट फिर से यहाँ पे आते हैं, क्या इस फार्मूला में t है, नहीं, और यहाँ पे t है, हाँ। क्या यहाँ पे a है, नहीं, और यहाँ पे a है, बिल्कुल है। मीन्स कहीं ना कहीं अगर t के जगह पे a लिखे, मीन्स t को रिप्लेस करके a के टर्म में इसको लिख दे, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या जानते हैं, a is equals to v minus u by t. After cross multiplication v minus u by a is equals to t, and now t is put it here.
तो जैसे ही पुट करेंगे u प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू एस, और t के जगह पे v माइनस यू बाय a चला गया न्यूमरेटर में, तो v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू एस अपॉन वी माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू 2as। अब ये सिंपल फॉर्मेट दिख रहा है हम लोग को। मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितने के इक्वल हो गया 2as, और यही रिक्वायर्ड फार्मूला था जो हम लोग को डिराइव करना है। इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। वेलोसिटी इसलिए क्योंकि वेलोसिटी टर्म दिख रहा है, पोजीशन इसलिए क्योंकि इस फार्मूला में डिस्प्लेसमेंट हम लोग को दिख रहा है। थर्ड इक्वेशन अब हम लोग डिराइव करेंगे और वो होगा पोजीशन फर्स्ट फार्मूला हम लोग क्या डिराइव किए थे, पोजीशन टाइम हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। जो थर्ड फार्मूला मेरे पास आएगा वो आएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला को डिराइव करेंगे पोजीशन और टाइम इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए इस फार्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, तो अभी जस्ट हम लोग लिखे थे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखे थे v प्लस यू बाई टू, ठीक है। ये कब सही है, जब मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा हो। हम लोग फर्दर फिर s अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन टू। ध्यान से देखना है कि यहाँ पे t, यहाँ पे t, क्या यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल दिख रहा है v ऑब्जर्व हो रहा है नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से v को हम लोग को रिप्लेस करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो s अपॉन टी इज इक्वल्स टू v के जगह पे u प्लस ए टी, और प्लस में क्या लिखेंगे u अपॉन टू। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हम लोग लिखेंगे s अपॉन टी इज इक्वल्स टू u प्लस यू इज इक्वल्स टू 2u, और प्लस है ना ए पी अपॉन टू, और इसको अच्छे से लिखे तो s अपॉन टी इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी अपॉन टू, या सिंपली u प्लस हाफ ए टी, u प्लस क्या लिख देंगे हाफ ए टी, और t को अगर उस साइड भेज दे तो s इज इक्वल्स हो जाएगा u प्लस 1/2 ए टी को t से मल्टीप्लाई, फाइनली s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग को डिराइव करना था। तो ये डिफरेंट इक्वेशन जो हम लोग डिराइव किए अभी वो है अलजेब्रिक मेथड से। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है ग्राफिकल मेथड से, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिर से इसको देख लिया जाए। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए फर्दर वही स्टेप को फॉलो किए हम लोग। एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला से स्टार्ट किए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल्स टू u प्लस v बाय टू। इस दोनों को कोरिलेट किए, तो दोनों को कोरिलेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि s अपॉन टी इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाय टू। इस इक्वेशन में हम लोग को फाइनल वेलोसिटी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v को रिप्लेस कर दे रहे हैं, और v को रिप्लेस इस तरीके से करेंगे कि u और a मीन्स यहाँ पे जो भी क्वांटिटी दिख रहा है उसी क्वांटिटी के टर्म में v को ब्रेक करना है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग को मिला है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो s अपॉन टी इज इक्वल्स टू हो गया v के जगह पे u प्लस ए टी प्लस u तो ऑलरेडी है यहाँ पे अपॉन टू, u प्लस यू इज इक्वल्स टू 2u एंड 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2। फर्दर s अपॉन टी इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी हम लिख सकते हैं इसको। फाइनली s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी को फर्दर हम लोग t से मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो इस फार्मूला पे बेस्ड होगा, ठीक है। इस फार्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे।
न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस 3 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इस 3 न्यूमेरिकल्स को। और ये तीनों न्यूमेरिकल्स इस तरीके का है कि लगभग जो भी 3 इक्वेशन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए डराइव किए हैं, कहीं ना कहीं वो तीनों अच्छे तरीके से यूज होगा। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, तो बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कह रहा है कि एक स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एंड अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट इज गिवन 19.6, हाइट गिवन है 19.6। बोला क्या स्पीड होगा जब 1 सेकेंड का टाइम ओवर हो जाएगा और उस टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ध्यान से जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो हम लोग को गिवन क्या है वो लिखना चाहिए। जब हम लोग इनिशियल फेज में हो कि न्यूमेरिकल अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, तो अगर देखा जाए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, जब स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है कि टॉप ऑफ द क्लिफ, तो इनिशियल ड्रॉपिंग का मतलब हो गया u इज इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन कब हम लोग लेंगे जब ड्रॉपिंग हो रहा है और क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा गया है, क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा गया है, तो u कितना हो जाएगा 0। तो u इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ ड्रॉपिंग। ये बताना है कि हाइट इज इक्वल्स टू कितना है 19.6 मीटर। बोला स्पीड क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है और टाइम इज गिवन 1 सेकेंड। तो ध्यान से देखना है v इज इक्वल्स टू, अगर बात करें हम लोग v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। एक फार्मूला हम लोग ये पढ़े हैं, दूसरा हम लोग पढ़े हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, और थर्ड इक्वेशन जो पढ़े s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है कि जो गिवन दिया हुआ है उससे मैच करना है कि आखिर इस तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा आउट ऑफ दिस 3। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है v, जबकि दिया हुआ है h, u और t दिया हुआ है, h, u और t दिया हुआ है। तो क्या हम लोग v और ध्यान से देखा जाए एक और इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड है, वो है एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू g, और अभी जस्ट बोले थे g का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ये नोन होता है, दिया हुआ रहे तो, नहीं दिया हुआ रहे तो भी आपको यूज करना है कब, जब वर्टिकल मोशन में हो तो, है ना। किस तरह के मोशन में, वर्टिकल मोशन में होगा तो क्या हम लोग v फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वाले फार्मूला को यूज करते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u कितना है 0, a का वैल्यू कितना लेंगे 9.8 और टाइम कितना होगा 1, मीन्स v जो होगा वो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी हम बता चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो हर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना इंक्रीज करता है 9.8 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ भी 1 सेकेंड के बाद कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यहाँ पे आ गया। अब हमको निकालना है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। क्या हम लोग डिस्टेंस के लिए इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू u की जगह पे कितना पुट करेंगे 0, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड प्लस 1/2, a की जगह पे g और टाइम का स्क्वायर। फिर एक स्टेप आगे चले जाते हैं, हाफ g के जगह पे कितना पुट करेंगे 9.8 और t के जगह पे 1 का स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4.9 मीटर। मीन्स 4.9 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएगा जब वो 1 सेकेंड डाउनवर्ड आएगा। तो अगेन हम लोग देख लें, यहाँ पे बोला ये स्टोन इज ड्रॉप्ड, कैसे ड्रॉप बोला वहां पे माइंड में सेट हो जाना चाहिए, u इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट 19.6। क्लिफ का जो हाइट है वो 19.6 मीटर है। व्हाट इज द स्पीड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, बोला 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा और उसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। हमारे पास इक्वेशन 3 डिराइव किया हुआ है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, एंड थर्ड वन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आउट ऑफ दिस 3 कौन सा यूज करेंगे, हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, a, t और u नोन है,
तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 और फाइनली v इज इक्वल्स टू आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। और जब हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला यूज कर लिए, u इज नोन 0, t इज नोन 1 सेकेंड, a is 9.8 meter per second square and t is again 1 second. Finally s is equals to 4.9 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक बलून है जो कि असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। बलून ऊपर की ओर जा रहा है और बलून का स्पीड है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देने की बात है, बलून इज मूविंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। उस समय जिस समय बलून का हाइट अर्थ के सरफेस से 30.4 मीटर है, एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। बलून इज असेंडिंग 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा है। जब वो बलून 30.4 मीटर के हाइट पे है, 30.4 मीटर के हाइट पे है, तो उस समय एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। बोला जा रहा है वो स्टोन कितने समय के बाद ग्राउंड पर पहुंचेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा और वो होगा इनिशियल वेलोसिटी से रिलेटेड। इनिशियल वेलोसिटी से रिलेटेड अगर हमसे पूछा जाए कि एक चलते हुए ट्रेन से कोई आदमी अगर गिरता है या उतरता है तो उस समय उस आदमी का स्पीड क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं कि उस आदमी का स्पीड वही होगा जो ट्रेन का स्पीड था। मीन्स चूंकि वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन उस ट्रेन पे था, तो उस पर्सन का स्पीड और ट्रेन का स्पीड इक्वल था। और जब वो प्लेटफॉर्म पे उसी उतरता है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम। इसका मतलब जब उस स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा होगा बलून से, तो बलून का जो स्पीड होगा वही उस स्टोन का स्पीड होगा। लेकिन बलून जा रहा है ऊपर और स्टोन आ रहा है नीचे, इसलिए साइन को क्या कर देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये है मेरा बलून और ये बलून किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। कितने वेलोसिटी से जा रहा है, तो 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। जबकि एक स्टोन जो है वो नीचे आता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, 12 मीटर पर सेकेंड ही। ध्यान देने की बात है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन जब चेंज होता है तो साइन क्या ले लेंगे, माइनस। साइन क्या ले लेंगे, माइनस। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वेलोसिटी इधर क्या है, डाउनवर्ड, जबकि ऊपर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर ध्यान देने वाली बात है दूसरा कि वो हाइट कितना है, तो डिस्टेंस कितना वो कवर करेगा बताइए, 30.4 मीटर। एक्सेलरेशन चूंकि अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकल मोशन में कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको क्या पता करना है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को टच कर जाएगा, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को टच कर जाएगा। तो बहुत सिंपल, s इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू u प्लस, है ना, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या बताएंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान देने की बात है, क्या हम लोग को फाइनल वेलोसिटी दिया जिससे वो ग्राउंड को टकराएगा, तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पहले फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस at, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अगर देखा जाए v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और वही हम लोग को फाइंड आउट करना नहीं, हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है। तो t, चलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन से हम आसानी से कर पाएंगे एक ही स्टेप में। हमको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। s इज गिवन 30 मीटर, 30.4 ना, 30.4। u का वैल्यू 0 नहीं, u का वैल्यू है कितना, -12, और टाइम कितना है, t प्लस 1/2। a का वैल्यू हो जाएगा 9.8 एंड टाइम इज t स्क्वायर। अगर देखा जाए इसको अगर सॉल्व करें तो 30.4 इज इक्वल्स टू -12t प्लस 4.9t स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता हुआ दिख रहा है। हम लोग लिखेंगे 4.9t स्क्वायर -12t और -30.4
इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना, ये ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे आंसर। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन अगर हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे, a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4.9, b का वैल्यू हो जाएगा -12 और c का वैल्यू हो जाएगा -30.4। इसमें पुट करेंगे और हम लोग को t फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर t फाइंड आउट करना है तो इसमें इस इक्वेशन में इसको पुट करना होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। अदरवाइज इसको फैक्टराइज करना होगा और तब जाके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता हुआ दिख रहा है, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं और इस फार्मूला से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ध्यान से कि ये इक्वेशन इस टाइप के इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a, b और c कोई पर्टिकुलर नंबर होता है, जहाँ पे x क्या है, वेरिएबल। तो उस वेरिएबल x को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, t इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस b के जगह पे कितना हो जाएगा, b के जगह पे हो जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट b के जगह पे -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे क्या रखेंगे 4.9 इंटू c के प्लेस पे हो जाएगा -30.4 अपॉन क्या हो जाएगा बताएंगे 2 इंटू a के जगह पे फर्दर क्या हो जाएगा a के जगह पे हो जाएगा 4.9। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को t फाइंड आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए t को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है तो आसान। कॉन्सेप्ट क्या है कि बलून ऊपर जा रहा है और उस समय एक स्टोन को नीचे गिराया जा रहा है, तो स्टोन का वेलोसिटी वही होगा जो बलून का होगा, लेकिन साइन क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि बलून ऊपर जा रहा है तो उसका पॉजिटिव वेलोसिटी हम कंसिडर कर चुके हैं, तो डाउनवर्ड के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव। और हम लोग को पता करना है कितने टाइम के बाद स्टोन ग्राउंड को टच करेगा, और मेरे पास फार्मूला था s = ut प्लस हाफ at², उसमें पुट किए तो यहाँ पे एक वेरिएबल t के टर्म में एक इक्वेशन आया, वो आया 4.9t² माइनस 12t माइनस 30.4 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में क्लास 10th में इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी हम लोग इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम वैल्यू पुट कर दिए, इसको जस्ट आफ्टर सॉल्विंग आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। बोला एक ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट करके मैक्सिमम स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर अटेन करता है 30 सेकेंड में, और उस समय एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म होता है, और तब वो ट्रेवल करता है इसी स्पीड से अगले 40 सेकेंड तक, और तब वो रेस्ट में आ जाता है और फर्दर 30 सेकेंड तक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में रहता है। उसमें बोलना है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट ए बोल दे रहे हैं, पॉइंट बी तक गया, फिर एक पार्ट आया सी, और फिर एक पार्ट आया डी। ध्यान से देखने की बात है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे u का वेलोसिटी हम लोग क्या ले लेंगे बताएंगे, 0 लेंगे। अटेन्स मैक्सिमम स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 54 इंटू 5/18 3 5 3 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
उसके बाद क्या बोला गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट देन ट्रेवल्स विद दिस स्पीड फॉर 40 सेकेंड, मीन्स इसी स्पीड से 14 सेकेंड तक गया, मीन्स यहाँ भी स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी स्पीड कांस्टेंट बना हुआ है, और इसमें टाइम कितना लगा, इसको 40 सेकेंड लगा। फर्स्ट वाले में टाइम कितना लगा 30 सेकेंड लगा, फर्स्ट वाले में टाइम कितना लगा 30 सेकेंड लगा, और लास्ट का 30 सेकेंड में ये रेस्ट में आ गया, लास्ट का 30 सेकेंड में ये क्या आ गया रेस्ट में, मतलब यहाँ पे आते आते 0 मीटर पर सेकेंड है। तो इस पूरे क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोले ए, अटेन्स मैक्सिमम स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, तब तक वो कहाँ पहुंच चुका है बी तक, और वो 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, और इस पूरे ए से बी जाते वक्त टाइम कितना लगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 सेकंड लगा। नेक्स्ट क्या है कि इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 30 सेकंड, उसके बाद ये ट्रैवल किया इसी स्पीड से 40 सेकंड तक, मतलब यहाँ से बी और सी के बीच का मोशन कैसा है यूनिफॉर्म, और उसके लिए वो टाइम कितना लिया 40 सेकेंड, और सी से जब डी गया मीन्स फाइनली वो रिटार्डेशन हो गया, मीन्स ये वेलोसिटी जो 15 मीटर पर सेकेंड था वो 0 हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह का मोशन है ये। तो यहाँ पे अगर बात करें ए से बी का जो मोशन है वो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बी से सी अगर बात किया जाए तो यूनिफॉर्म मोशन है, बी से सी क्या है यूनिफॉर्म मोशन, और सी से डी क्या है यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, मोशन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, मोशन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन है। अब हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस हम लोग को टोटल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए। तो एक्सेलरेशन ए से बी के बीच हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो v माइनस यू बाई क्या लिखेंगे t, तो v कितना है 15, u कितना है 0, और टाइम कितना है 30, मीन्स 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया ए से बी के बीच में। अब यहाँ से अगर एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए तो एस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एस इज इक्वल्स टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देन s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। बताएंगे v का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर, u 0 अपॉन कितना 2, एक्सेलरेशन कितना फाइंड आउट किए 0.5, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 अपॉन 2 इंटू 0.5 इज 1, दैट इज 225 मीटर आ गया ए से बी के बीच का डिस्टेंस। ध्यान देने वाली बात है ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 225। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है एस ए से बी हम लोग निकाले हैं 225 मीटर, एस ए से बी 225 मीटर। अब हम लोग पार्ट बी कर ले रहे हैं, अब हम लोग पार्ट बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले रहे हैं, क्योंकि पार्ट बी का मोशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है ना डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बी टू सी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, बी टू सी। तो डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 40 सेकेंड, तो 15 4 जा 60 मीन 600 मीटर आ गया। तो सेकेंड जो डिस्टेंस आया मेरे पास वो आया डिस्टेंस बी टू सी इक्वल्स टू आ गया 600 मीटर। अब हम लोग थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग सी से डी के बीच का फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसेस होगा बट रिटार्डेशन है, यहाँ पे सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर बात करें कि रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा है सी से डी, तो एक्सेलरेशन सी टू डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v माइनस यू बाई है ना, v माइनस यू बाई क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2v कितना हो जाएगा 0, मीन्स 0 पे चला गया, और स्टार्टिंग कितने से था 15 से, और टाइम कितना है 2, ये कितना आ गया -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ई टी, या a इज इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाई टी, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा गया,
सॉरी a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई क्या लिखेंगे हम लोग t, और t यहाँ पे कितना है 30, तो ये भी हो जाएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनली हम लोग फिर से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम लोग यहाँ पे v कितना लेंगे, तो v इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, u कितना दिया हुआ है स्टार्टिंग कितने से हुआ c से d के बीच 15 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज माइनस 0.5 और s इज तो s। अब यहाँ से देखिए 0 इज इक्वल्स टू 225 माइनस 2 इंटू 0.5 इज 1 s, देन s इज इक्वल्स टू 225। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, है ना, डिस्टेंस a से b प्लस डिस्टेंस b से c प्लस डिस्टेंस c से d, और ये कितना हो जाएगा 225 प्लस 600 प्लस 225, दैट इज 450 प्लस 600 इज 1050, 1050 मीटर इज टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है। ध्यान से देखना है, A से B जब गया तो रेस्ट से स्टार्ट करके वो 15 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी 30 सेकंड में अटेन किया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर हम लोग उस इक्वेशन में वैल्यू पुट किए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो वो डिस्प्लेसमेंट मेरा निकल के आया 225 मीटर, जबकि B से C के बीच कांस्टेंट वेलोसिटी है, मींस एक्सेलरेशन 0 है, तो डायरेक्ट हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला यूज किए v इज इक्वल्स टू s बाई टी। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किए, तो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, देन s इज इक्वल्स टू v इनटू t, तो वेलोसिटी इज 15 एंड टाइम इज 600 मीटर यहाँ पे आया। थर्ड स्टेप में क्या किए, एक्सेलरेशन c से d निकाल रहे हैं, तो v माइनस यू बाई क्या लिखेंगे t, v कितना है बताइए 0 c से d के बीच, और u कितना है 15 से स्टार्ट होके 0 पे चला गया, मींस 0 माइनस 15 बाय टाइम कितना लिया 30 सेकेंड, तो ये कितना हो गया माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको हम इस फार्मूला में पुट किए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और v की जगह 0 स्क्वायर, u इज 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज हाफ और 0.5 माइनस में ये कट के हो जाएगा 1, तो माइनस s प्लस 225 इज इक्वल्स टू 0, देन s इज इक्वल्स टू 225। तीनों डिस्टेंस को ऐड किए, डिस्प्लेसमेंट को ऐड किए, मेरे पास आंसर आ गया कितना 1050 मीटर। ध्यान रखिएगा, सेकेंड जो क्वेश्चन हम लोग का है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको उस फार्मूला का यूज करना होगा, अदरवाइज आप 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, हम लोग डायरेक्टली उसी इक्वेशन को यूज करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में x फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला हम लोग दिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है, उससे हम लोग x फाइंड आउट कर लेंगे, और वही यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट था क्या, कि बलून असेंड कर रहा है ऊपर 12 मीटर पर सेकेंड से, तो नीचे डाउनवर्ड वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस में ले लेंगे। ओके।